आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज के भारत में यह भी बड़ी विचित्र बात है कि आप सोशल मीडिया पर न्यूज़ एंकरों के माध्यम से जब भी कोई खबर सुनना चाहो हो तो उसमें लगभग ज़्यादातर बात वर्ण व्यवस्था और जातिगत व्यवस्था के विषय में है। बड़ा भारी विचार विमर्श चल रहा है उन बातों पे। दुख इस बात का है, जो विचार विमर्श करने वाले हैं वो लोग वर्ण व्यवस्था और जातिगत व्यवस्था के विषय में बहुत कम जानकारी रखते हैं और समाज में बड़ा भारी जहर फैला रहे हैं, समाज में बांटने का काम कर रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था और जातिगत व्यवस्था है क्या, इस विषय में मैंने अपने अध्ययन काल के दौरान में गुरुमुख वचनों से बल बुद्धि विवेक और अनुभव तय जो सीखा है उसके विषय में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ कि यह चीज़ हुआ कि है। वर्ण व्यवस्था वास्तविक रूप से एक प्राकृतिक मापदंड है। वेदों के 6 अंग हैं, उनमें एक ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है अब भाई व्यक्ति का वर्ण और गण, वर्ग और नाड़ी, ये सब नक्षत्र, कर्ण, योग और राशियों के शुभ अशुभ योग का आधार पर निश्चित हैं। जो ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है और शूद्र वर्ण है। और गण है 3, देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। इसी तरह 3 नाड़ी हैं, आद्य, मध्य और अंत्य। वर्ण, गण और नाड़ियाँ ये भाई कौन से नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, उस टाइम की तिथि थी, के योग था, के कर्ण था, उनके योग्यता संबंधित जो सूत्र बना है वो सूत्र बताओ है। अब भाई यो ब्राह्मण वर्ण का है, क्षत्रिय वर्ण का है कि वैश्य वर्ण का है, शूद्र का है। जैसे कि उदाहरणतः मैं आपने बताना चाहूँ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों हैं। इन राशियों में उत्पन्न होने वाले जो जातक है ना वो ब्राह्मण वर्ण के हों। इसी तरह और अन्य राशियों के संदर्भ में अन्य वर्णों को समझना चाहिए। इसी तरह गण निश्चितों हैं और इसी तरह नाड़ियाँ निश्चितों हैं। ये वर्ण, गण और नाड़ियाँ व्यक्ति की प्रकृति और स्वभाव को दर्शाते हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ण का कोई व्यक्ति है और उसका गण देवगण का है, वह व्यक्ति समाज को अपने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ देने वाला होता है, आविष्कारक होता है वह व्यक्ति। और कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति यदि राक्षस गण का हो तो वह अपने ब्राह्मणपन से उसने जो ज्ञान विज्ञान अर्जित करे है उससे समाज में नुकसान करने वाला होगा। इसी तरह अन्य वर्णों के विषय में भी समझना चाहिए। जैसे शूद्र वर्ण का कोई व्यक्ति है, उसका यदि देवगुण होगा तो वह बढ़ने वाला होगा, ऊपर उठने वाला होगा। और वही शूद्र वर्ण का कोई व्यक्ति यदि राक्षस गण का है तो वह पतित कार्य करने वाला होगा। इसी तरह क्षेत्रीय वैश्य के गुणों के आधार पर चिंतन होता है और उनकी नाड़ियाँ होती हैं। भाई आद्य नाड़ी वात की प्रधानता होती है, मध्य नाड़ी पित्त की प्रधानता, अंत्य नाड़ी उसमें कफ की प्रधानता होती है। तो ये सब ज्योतिषीय मापदंड हैं। व्यक्ति के हाथ में इससे संबंधित क्या है? कुछ भी नहीं है। जो हमारा जिस समय जन्म होता है, किस तारीख को, किस महीने को और किस साल को और किस टाइम जन्म होता है, वह अपना चेक करवाएं, पता करें अगर भाई हमारा वर्ण क्या है, गण क्या है और नाड़ी क्या है। ये जो आज हम लोग समुदायों में बटे हुए हैं ये केवल एक वंशानुक्रम के आधार पर है। जैसे कि उदाहरण सहित मैं आपको बताना चाहूँ, यदि जो समुदाय है भाई कोई ब्राह्मण वर्ण का है, कोई क्षत्रिय वर्ण का है, कोई वैश्य का है, कोई शूद्र का है, यदि इसी आधार पर हो तो सभी ब्राह्मण विद्वान हो, ज्ञानी और महाविज्ञानी हो। और क्षेत्रीय यदि सभी समुदाय में तो सभी योद्धा होना चाहिए।
और जो विषय हैं, ये जो पानीय हैं, ये सभी क्या नाम है, व्यापारी होने चाहिए। और जो शूद्र हैं इनमें भी मतलब ये सब अज्ञानी होने चाहिए, लेकिन शूद्रों में भी ज्ञानी भी हैं, ईमानदार भी हैं, परिश्रमी भी हैं, क्योंकि प्रकृति निश्चित करती है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या ब्राह्मण वर्ण में आज जो समुदाय बोला जा रहा है, उस समुदाय में सभी शिक्षित हैं? कोई भी मूर्ख नहीं है। या शूद्र वर्ण है, उसमें आज शिक्षित नहीं है? जो क्षत्रिय वर्ण है, क्या उसमें सभी योद्धा हैं? ये प्रकृति निश्चित करती है भाई। मनुष्य के हाथ में इससे संबंधित कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर समुदाय के अनुसार विद्वान भी हैं, मूर्ख भी हैं, ईमानदार भी हैं, सज्जन भी हैं। तो ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लीजिए आप, जैसे कि एक कक्षा में एक गुरुजी किसी को अध्ययन करवा रहा है, वह पढ़ा रहा है, तो 50 बच्चे हैं, तो क्या 50 के 50 बराबर सीखेंगे? गुरुजी तो सभी को बता रहा है, समभाव से बता रहा है, लेकिन जो 50 बच्चे हैं उनकी ग्रहण करने की क्षमता सबकी बराबर होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि उनकी प्रकृति और स्वभाव ही ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाएगा और कम करेगा। जो ब्राह्मण वर्ण का होगा और देवगण का होगा, वह सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा ग्रहण करेगा। लेकिन जो बच्चे बैठे हुए समुदाय के अनुसार तो बैठे होंगे, लेकिन जो प्राकृतिक मापदंड है उनका हमें नहीं पता, लेकिन उनकी जो प्रतिभा है वो बताएगी कि ये किस वर्ण का और गण का और नाड़ी का है। तो वर्ण व्यवस्था ये है। इससे संबंधित जो बातें हैं अन्य, वो केवल भ्रम मात्र हैं। वर्ण व्यवस्था का प्रारूप एक ज्योतिषीय गणना के आधार पर है, और यही गणना एक उस परम सत्ता और वेदों के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए प्रमुख है। दूसरी बात, आप जातिगत व्यवस्था के विषय में जानिए। जात है शब्द संस्कृत का है, इसका मतलब है उत्पन्न होना। हमारे वेद शास्त्रों में जीव के उत्पन्न होने के विषय में 4 विभाग बताए गए हैं। सबसे पहले जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। इन 4 विभागों से ही जीव की उत्पत्ति होती है। फिर जीव की जातियां निश्चित होती हैं। जैसे जरायुज, जो जैर में लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं, उन्हें जरायुज जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, औरत और पशु आदि। यानी कि जरायुज मनुष्य जाति, औरत जाति और पशु जाति। पशुओं में भी अनेक तरह की जातियां हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि। दूसरा विभाग है अंडज का, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पशु पक्षी आदि। फिर है उद्भिज तीसरा, जो भूमि को उखाड़कर पैदा होते हैं, पेड़ पौधे आदि, अनेक तरह की जातियां इनमें। फिर है स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। जैसे सिर के दौरान यदि कई दिनों तक न स्नान किया जाए तो हमारे सिर में ऑटोमेटिक जूकोम आदि हो जाएंगे, वो पसीने से होते हैं, पहले होते थे बहुत। तो ये 4 तरह की जीवों की उत्पत्ति है। उत्पत्ति जातः शब्द से उत्पन्न होना, और जाति से जातः से जाति बनी। तो ये जो पुरुष जाति, स्त्री जाति, पशु जाति, पशु पक्षियों की अनेक जातियां हैं, पेड़ पौधों की अनेक जातियां हैं, पसीने से उत्पन्न होने वालों की अनेक तरह की जातियां हैं, ये जाति हैं। तो ये आप खुद मतलब इन बातों को समझे। हाँ, ये निश्चित है, इन जातियों में और वर्णों में और गुणों में माता पिता के द्वारा अर्थात वंशानुक्रम का, उनके गुण धर्मों का और पर्यावरण का
निश्चित ही असर पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति हो और उसका गण भी देव का हो और वो कुसंगत में हो तो उसकी वैसी ही रंगत होगी। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो उसका स्वभाव हो तो वही रहेगा, लेकिन वातावरण का प्रभाव होगा। वातावरण और वंशानुक्रम से भी आदमी प्रभावित होता है, लेकिन उसकी प्रकृति को नहीं बदल सकता वातावरण और वंशानुक्रम भी। जैसे उदाहरणतया देखो आप, वंशानुक्रम के दौरान कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, वो अध्ययनरत है अपने जीवन काल में, क्या उसका पुत्र वैसा ही होगा? यदि यही गुण धर्म हैं और इसी के आधार पर वर्ण निश्चित है तो उसका पुत्र भी अध्ययनरत होना चाहिए, बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो ये सब एक प्राकृतिक मापदंड है। यही एक परम सत्ता को स्वीकार होने के लिए प्रेरित करता है। अतः आप इन भ्रमों से निकले और यदि आप इस मेरी इन बातों से सहमत हों तो इसको निश्चित ही आप आगे बढ़ाएं, और असहमत हैं हो आप तो शिव जी रटो, सब प्रमाण हो जाएगा। जया हो।